गीता कॉलोनी में युवक की हत्या के बाद डर का माहौल। मंत्री हर्ष मल्होत्रा और विधायक अनिल गोयल ने परिवार से की मुलाकात। यश की मां की मांग, दोषियों को दी जाए उम्र कैद की सजा। जीटीबी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर पर बोतल से हमला। रात को गश्त के दौरान हुआ हादसा। आरडब्ल्यूए ने की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 18 किलो गांजा बरामद। ओडिशा से लाया गया था गांजा। दिल्ली की लैंडफिल साइट्स पर लगेगा मीथेन गैस डिटेक्टर। अब आग की घटनाओं पर लगेगा लगाम। मीथेन डिटेक्टर से तापमान पर भी रहेगी नजर। दिल्ली सरकार के 3 अस्पतालों में सामने आए दुष्प्रभाव के मामले। आयरन और रिंगर लैक्टेट इंजेक्शन से मरीजों को हुआ नुकसान। अगली सूचना तक दवाओं पर पूरी तरह से रोक लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र के रानी गार्डन इलाके में शुक्रवार देर रात एक मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। स्कूटी हल्के से टच होने की बात पर कुछ लड़के इतने भड़क उठे कि 21 साल के युवक यश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। यश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है और यश के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जानकारी के अनुसार यश की स्कूटी गलियों में खड़े कुछ लड़कों से हल्के से टकरा गई थी। इसी बात पर दोनों पक्षों में बहस हो गई, जो जल्द ही झगड़े में बदल गई। चश्मदीदों के मुताबिक बहस के दौरान लड़कों ने अचानक चाकू निकाला और यश पर पीछे से कई वार कर दिए। गंभीर हालत में स्थानीय लोगों ने यश को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, कृष्णानगर से विधायक डॉक्टर अनिल गोयल और स्थानीय बीजेपी नेता विजय गिलोत्रा यश के परिवार से मिलने पहुंचे और आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही। यश की मां ने भी मांग की है कि दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जाए और सख्त कानून बने ताकि कोई और मां अपना बेटा ना खोए। यश की मां का आरोप है कि यह हत्या साजिश के तहत की गई है। उन्होंने एक लड़की का नाम भी लिया है। जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें लक्की, मोहम्मद अमान और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोगों को एक एमएलसी की इतला मिली 27 जून 2025 को करीब 9:50 पर रात में। और उस इतला में ये था कि एक लड़का जिसका नाम यश है और उम्र करीब 19-20 साल है, उसको डिक्लेयर डेड घोषित किया गया और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जांच में ये पता चला कि ये लड़का जब रानी गार्डन एरिया में से जा रहा था स्कूटी पर अपने कज़न के साथ, तो वहाँ इसकी एक दूसरे लड़के के साथ टचिंग हो गई स्कूटी की और उसको लेकर इनका झगड़ा बढ़ा। और उस झगड़े के दौरान एक लड़के ने इसको, रानी गार्डन के लड़के ने इसके लोअर बैक में एक चाकू से इसके ऊपर वार किया और उस वार के दौरान ये घायल हो गया। और इसको जब घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में ले जाते इसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभी इनिशियल जांच के दौरान हम लोगों को पता चला है कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे इस मर्डर के अंदर, जिसमें से मेन व्यक्ति जिसने इसके ऊपर वार किया है उसका नाम अमान है, जिसकी उम्र 19 साल है। दूसरा लड़का इसमें लक्की है, उसकी भी उम्र करीबन 18 साल के आसपास है। और इसमें तीसरा लड़का जो है वो जुवेनाइल है। तो ये 3 लड़के हैं। हमने जुवेनाइल को डिटेन कर लिया है, अप्रीहेंड कर लिया और बाकी दोनों लड़कों को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है। धन्यवाद।
पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में शुक्रवार रात एक सीनियर डॉक्टर पर शराब की बोतल से हमला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आरडब्ल्यूए की टीम के साथ अस्पताल परिसर में गश्त कर रहे थे। इस दौरान कुछ बाइक सवार युवकों को गेट पर रोका गया, जिससे विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि बाइक सवार युवकों ने डॉक्टर पर शराब की बोतल से हमला कर दिया। पीड़ित डॉक्टर की पहचान डॉक्टर कुलदीप कुमार के रूप में हुई है, जो जीटीबी अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर और आरडब्ल्यूए के मुख्य संरक्षक भी हैं। डॉक्टर कुमार ने बताया कि उन्होंने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नियमित निरीक्षण शुरू किया है, क्योंकि हाल ही में छेड़छाड़ और हत्या की घटनाएं भी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अचानक कुछ युवक आए, बिना किसी उकसावे के बदसलूकी और मारपीट की। एक व्यक्ति खुद को एएसआई बता रहा था, लेकिन जब आई कार्ड मांगा गया तो दिखाने से इनकार कर दिया। डॉक्टर ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। आरडब्ल्यूए की ओर से अस्पताल प्रशासन से परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की गई है। उल्टा गाली देने, बिकॉज वो दारू पिए थे तो कहने लगे हम तो यहीं से निकलते हैं, जो कुछ करना है कर लो, हम तो सर। इसके बाद केहर सिंह जी ने जब गाली दे के भागे तो केहर सिंह जी ने कहा, गार्ड को फ़ोन किया कि आप इनको रोक लीजिए, गार्ड गेट बंद कर दीजिए, उनको गेट पर रोक दीजिए। जब हम लोग पहुँचे पीछे से और उनसे पूछा तो खूब वो गाली गलौज कर ही रहे थे, गार्ड को भी गाली गलौज कर रहे थे, हम लोग गाली गलौज करना शुरू कर थे। हम लोग 10-12 लोग थे, हमारे स्टूडेंट्स भी वहीं, जो कि खाना पीना खा के और फ्रूट्स वगैरह शाम को लेते हैं, मार्केट से आ रहे थे। तो बच्चों के सामने भी बच्चों ने भी समझाने की कोशिश की, रेजिडेंट के दूसरे लोगों ने भी समझाने की कोशिश की जो वहाँ से, कि ऐसा है, आपको पता नहीं है, सीनियर डॉक्टर हैं और पूरा आरडब्ल्यूए टीम यहाँ पर सिक्योरिटी विजिल पे है, तो आप ऐसा नहीं। लेकिन उनको कैसा बात करते करते अचानक से उसके एक हाथ में एक बंदा था, मैं नाम नहीं जानता किसी का भी, एक बंदा था जिसके हाथ में एक पॉली बैग था। तो उसने लंबा सा पॉली बैग था, उसने अपनी कलाई में, अपने हाथ में पकड़ा और कलाई में एक बार लपेटा और घुमा के जोर से मेरे सर पे मारा। मैं चूँकि हम बहुत ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कभी हो नहीं सकता था, तो मैं पीछे हटा। जैसे ही पीछे हटा तो वो ऑब्जेक्ट था, ब्लंट ऑब्जेक्ट, वो मेरे माथे पे लगा। अगर मैं नहीं हटता तो ऊपर लगता, तो शायद मैं आपसे इंटरव्यू देने के लिए शायद मौजूद नहीं होता। इतना तीव्र इम्पैक्ट था कि वो ग्लास की पूरी दारू की बोतल एकदम छाड़ हो गई, पूछिए वो सब वहाँ टूटी पड़ी है और दारू जो है पूरे वहाँ फैल गई। तो उनसे ये पूछा, यहाँ क्यों, आप कैंपस में क्या लेने आए? तो फिर उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, इस तरीके से। तो जब उनसे प्यार से बोला कि नहीं, इस तरीके से भाई हमें अधिकार है पूछने का अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र, तो उनमें से एक व्यक्ति जिसके हाथ में पॉलीथीन थी, उस पॉलीथीन के अंदर शराब की बोतल और बियर की कैन और कुछ और दूसरे आइटम्स थे खाने पीने के, उसी को उसने हथियार बना के और डॉक्टर कुलदीप कुमार के सिर में ज़ोर से हिट कर दिया और काफ़ी लहूलुहान ये हो गए थे। उस समय थोड़ी देर के लिए बेहोशी की हालत में भी चले गए थे। तो कुछ लोग तुरंत इनको ट्रॉमा सेंटर में ले गए जीटीबी के और इनको। पूर्वी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने गाजीपुर इलाके से एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंतजार उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का निवासी है और ई रिक्शा चलाता था। उसके पास से 18 किलो उच्च गुणवत्ता वाला गांजा बरामद किया गया है, जिसे वह उड़ीसा से लाया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर टीम ने प्लॉट नंबर 458 गाजीपुर पेपर मार्केट के पास जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। उसके पास से एक नीली प्लास्टिक की गड्डी मिली, जिसमें गांजा छुपाया गया था। साथ ही यूपी नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। दिल्ली की लैंडफिल साइट्स पर अक्सर आग लगने की घटनाएं होती हैं, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अब इन घटनाओं को रोकने के लिए एक अहम कदम उठाया जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फैसला किया है कि दिल्ली की सभी लैंडफिल साइट्स पर मीथेन गैस डिटेक्टर लगाए जाएंगे। मीथेन गैस बिना रंग और गंध की होती है, लेकिन ये बहुत तेजी से आग पकड़ सकती है। कचरे के ढेर में ये गैस धीरे धीरे बनती रहती है और अगर एक जगह ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। डिटेक्टर की मदद से ये पता चल सकेगा कि कहां-कहां गैस ज़्यादा इकट्ठा हो रही है। इससे समय रहते कदम उठाए जा सकेंगे और आग लगने से रोका जा सकेगा।
इसके अलावा गर्मियों से जब तापमान बढ़ता है तब ये डिटेक्टर तापमान पर भी नजर रखेंगे। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट सबसे बड़ी है और यहाँ सबसे ज्यादा बार आग लग चुकी है। यहाँ उठने वाला जहरीला धुआं आसपास रहने वाले लोगों की सेहत पर बुरा असर डालता है। कई लोग अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। पूर्वी दिल्ली की लैंडफिल साइट पर हम खड़े हैं। वायु गुणवत्ता आयोग ने जो गाजीपुर लैंडफिल साइट के जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिए गए हैं कि मीथेन गैस जो जहाँ से निकलती है उसको ढूंढने के लिए मशीन लगाई जाए और इसका काम अभी से शुरू भी धीरे धीरे हो रहा है। मेरे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि इससे जो गैस निकलती है उनसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कौन कौन सी बीमारी निकल कर सामने आती है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि जब यहाँ पर आग लगी थी तो काफ़ी लोग जो है मरे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो इस पर भी काम कर रहे हैं और अगर डिटेक्टर मशीन यहाँ पर लग जाती है तो लोगों को कितनी फ़ायदा होगा, उनसे भी बात कर लें। मनीष जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं और अगर बात की जाए यहाँ पर जो डिटेक्टर मशीन लग जाएगी? गैस का शुक्र है कि गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ किया है। उसके लिए जो प्रोटेक्टिव टेस्ट जो लगवाया उसको लगवाने के बाद हम देखते हैं, ट्राई करते हैं कि हमें क्या दिक्कत आती है उसके बाद। क्योंकि पहली बात तो हमें उससे पहले बहुत दिक्कत आती थी। हमें दिक्कत ये आती थी कि हमारे बच्चों को अस्थमा होता था, हमारे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती थी। कभी भी इधर की साइड की हवा चलती थी तब हमें सांस लेने में दिक्कत होती थी। अस्थमा, कैंसर, लीवर की भी डिजीज़ हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं। उम्मीद तो जी ये है कि डिटेक्टर लगने के बाद टेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उम्मीद ये है कि उसको निवारण कैसे किया जाए, उसका क्या हल किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाजीपुर का जो खत्ता है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है जो मीथेन गैस है उस पर जो है डिटेक्टर मशीन लगाई जाएगी और इसकी कार्रवाई भी जल्द शुरू हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। दिल्ली सरकार के 3 अस्पतालों में इस्तेमाल की गई 2 दवाओं आयरन फेरिक कार्बोक्सिक माल्टाज और रिंगर लैक्टेट इंजेक्शन से मरीजों में गंभीर दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं, जिसके बाद सरकार ने इन दवाओं के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगा दी है। इन 3 अस्पतालों में एक यमुना पार का हेडगवार अस्पताल भी शामिल है। दरअसल गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में आयरन इंजेक्शन के एक बैच से एलर्जिक रिएक्शन और हेडगवार अस्पताल में दूसरे बैच से गंभीर साइड इफेक्ट की शिकायत मिली है, जबकि जीबी पंत अस्पताल में रिंगर लैक्टेट इंजेक्शन के उपयोग के बाद फंगल बाल की समस्या सामने आई। इन घटनाओं के बाद स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी ने सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश जारी किया है कि अगले आदेश तक इन दवाओं का उपयोग न किया जाए। साथ ही इन दवाओं के सैंपल जांच के लिए NABL से प्रमाणित लैब में भेजे गए हैं ताकि गुणवत्ता की पुष्टि हो सके। पूर्वी जिले की AATS टीम ने वाहन चोरी के एक मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 19 साल के ट्विंकल राजपूत को गिरफ्तार किया है। आरोपी गाजीपुर डेयरी फार्म का रहने वाला है और कई बाइक चोरी के मामलों में शामिल पाया गया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी की गई स्कूटी समेत कुल 4 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। टिंकल ने पूछताछ में बताया कि वह बेरोजगार है और आलीशान जीवन जीने की चाह में चोरी करता था। वह दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गाड़ियां चुराकर खुद इस्तेमाल करता था या बेच देता था। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत देने की अपील की है। कृष्णनगर मेट्रो स्टेशन के सामने बनी रोड, जिसे रोड नंबर 57 के नाम से जाना जाता है, वह पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है। इस सड़क पर अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी की जाती हैं और कई मैकेनिक खुलेआम गाड़ियों की रिपेयरिंग और वॉशिंग का काम करते हैं। इस वजह से लोगों को रोजाना ट्रैफिक जाम की सामना करना पड़ता है। सड़कों पर गंदगी फैल जाती है और वाहन चालकों को चलने में काफी दिक्कत होती है। हालांकि नगर निगम की ओर से इन दिनों अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है और कई जगहों से अतिक्रमण हटाया भी गया है, लेकिन इस रोड पर सालों से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस रास्ते से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है और प्रशासन को जल्द ही इस पर ध्यान देना चाहिए।
देखिए, जो रोड नंबर 57 है, सर्विस लाइन है जहाँ पर रोड गाड़ियाँ रिपेयर करी जाती है, वॉश करी जाती हैं, उधर इतना मतलब ब्लॉकेज कर दी गई है, गाड़ियाँ रोड पे लगी हुई हैं कि आने जाने वालों को दिक्कत रहती है। कहीं वहाँ से आप देखेंगे स्कूल्स वैन भी आती हैं, कई बार स्कूल के बच्चे भी लेट हो जाते हैं और आने जाने में काफ़ी दिक्कत रहती है, काफ़ी ट्रैफिक जैम रहता है वहाँ पर। तो कोई ट्रैफिक वाला मौजूद होता है? नहीं, बिल्कुल कोई ट्रैफिक वाला मौजूद नहीं होता, कोई खाली नहीं करवाता, लोग अब काफ़ी परेशान रहते हैं, कभी 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी लोग जाम में फंसे रहते हैं वहाँ पर। एमसीडी लगातार इंक्रोचमेंट हटा रही, लग रहा है इस पर कुछ काम किया जा रहा है? अभी तक तो हमें वहाँ पर कोई दिखा नहीं कहा हम इंक्रोचमेंट का, जहाँ पर ये आप बता रहे रोड नंबर 57 पे। मैं तो चाहता हूँ एमसीडी वहाँ पर कोई एक्शन ले, क्योंकि आने जाने वालों लोगों को आसानी हो, कोई ट्रैफिक जैम ना लगे, इसलिए। ये जो गाड़ी रिपेयरिंग करते हैं इतना रोड पे जाम लगा देते हैं, नीचे वाला जो सर्विस रोड है उस पर तो आप स्कूटर नहीं निकाल सकते, स्कूटर किसी को बोलो तो लड़ने को तैयार रहते हैं। और मेन रोड जो है, जो हाईवे है, उस पर भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और वहीं रिपेयरिंग करते रहते हैं। आज तक हमें ये समझ नहीं आता, ट्रैफिक पुलिस वाले हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसी समय में क्रेन आती है उठाने के लिए, चलान कर दे, इनके लिए कुछ भी नहीं। इतनी गाड़ियाँ रोड पे लगती हैं, नीचे भी ऊपर भी कोई कहता ही नहीं कुछ। सर बहुत उसमें जो है प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखो पूरी रोड जो सर्विस लेन है उसमें उनकी गाड़ियाँ ही होती है। कोई अब मैं 2 व्हीलर चलाने वाला, बाई चांस मैं 2 व्हीलर वहाँ से ले जाना चाहूँ, नहीं ले जा सकता। अगर मेरी 2 व्हीलर नहीं जा सकती तो लोगों के रिक्शा या कोई कार जिसने लेफ़्ट लेना हो, अपनी सोसाइटी में जाना हो, वो कैसे वहाँ से जा पाएगी? उनकी जो दुकानें हैं उससे डबल रास्तों पे उन्होंने कार खड़ी कर रखी है रिपेयरिंग के लिए। और कुछ कार तो ऐसी हैं जो वहाँ पे बस ऐसे खड़ी हैं और कहते हैं रिपेयर करेंगे, और ये नहीं पता कब करेंगे। उससे बहुत ज़्यादा जाम लगता है। जाम के साथ साथ ना आप देखेंगे वहाँ कार के नीचे कूड़ा, ये जो चूहे वगैरह होते हैं कूड़ा ला के इकट्ठा करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा एक तो पोल्यूशन भी है, साथ में बीमारी का भी, क्योंकि तो हम भी वहाँ से निकलते हैं, बारिश का मौसम आने वाला है, आगे बारिश आएगी, कूड़ा सारा गीला होगा, सारी बीमारियाँ फैलेंगी, फिर हम गवर्नमेंट को कहेंगे जी गवर्नमेंट कुछ करती नहीं। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा कि वो जो कार्स वगैरह जो है ना वहाँ पे उसको हटाया जाए। देखिए, रोड पर कोई भी एक्टिविटी, नोट गाड़ी, कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो तो इसका मतलब आप किसी के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हो। रोड चलने के लिए है, फुटपाथ चलने के लिए है, और आप वहाँ पर अगर रिपेयरिंग करते हो, कोई काम करते हो तो वो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और मैं सब कहता हूँ कि हमारे जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या झेलना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको जो आपका समय कहीं पर पहुँचने का आपने किसी को दिया होगा समय, आप वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे तो आपका कितना बड़ा लॉस है। हो सकता है आप कहीं हॉस्पिटल जा रहे हो, किसी को आपने टाइम दे रखा है, आपकी ऑफिस की कोई मीटिंग है आपकी, तो आप नहीं टाइम से पहुँच पाएंगे तो वो बिल्कुल जाम मिलता है, 100% जाम मिलता है। उसके प्रॉब्लम है। पूरा कृष्णा नगर एनक्रोचमेंट से भरा पड़ा है इस समय, और मैं यही कहूँगा कि हमारे जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। पूरी दिल्ली में इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सेंट्रल में भी है, अब दिल्ली स्टेट में भी है और एमसीडी में भी है, तो मैं कहता हूँ कि इस समय तो इनके पास कोई ये एक्सक्यूज़ तो है नहीं कि भी वो हमें काम नहीं करने दे रहा, वो हमें, इन्होंने ही काम करना है सारा। सूरजमल विहार में सीबीडी ग्राउंड के पास डीडीए का प्लॉट नंबर 36 जो पहले धार्मिक कार्यक्रमों और शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल होता था, अब पार्किंग और मलबा फेंकने की जगह बन गया है। इस प्लॉट पर अब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बड़ी बड़ी बसें खड़ी की जा रही हैं। इसके अलावा आसपास के लोग अपने घरों का मलबा भी यही फेंकने लगे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ट्रैक्टर चालक माफिया की तरह यहां मलबा डालने का काम कर रहे हैं। जब मौके पर पहुंचकर संवाददाता ने इस बारे में स्थानीय डीडीए अधिकारी धर्मेंद्र से फोन करके बात करना चाही तो उन्होंने पहले कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है, और जब उनसे बयान देने को कहा गया तो उन्होंने फोन काट दिया। इस ग्राउंड के चारों तरफ बसें खड़ी हैं और ये सब कुछ डीडीए ऑफिस से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हो रहा है। अधिकारी की चुप्पी और लापरवाही को देखकर ऐसा लगता है जैसे डीडीए की इसमें मिलीभगत हो सकती है। पूर्वी दिल्ली के अंदर सूरजमल विहार स्थित डीडीए के तमाम ग्राउंड जो आज डीडीए के ग्राउंड नहीं लगते, किसी प्राइवेट संस्था के किराए पे दिए हुए लगते हैं। फ़िलहाल जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये डीडीए का ग्राउंड प्लॉट नंबर 36 है, और आपको दिखा दूंगा ये प्लॉट सरकारी है, लेकिन प्राइवेट संस्थान की बसें यहाँ पर पार्किंग के रूप में हो चुकी हैं तैयार। आपको बता दें, ऐसा लगता है कि प्राइवेट पार्किंग बना दी गई है, लाइन से बसें तैनात कर दी गई हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है कि बस वाले और यहाँ के जो डीडीए के ऑफिसर्स हैं उनकी मिली भगत से यहाँ पार्किंग की जा रही है। फ़िलहाल बसें पहले पीछे जहाँ पर रामलीला हुआ करती थी वहाँ लगा करती थी, वहाँ पर बैंकेट हॉलों को रिलीज़ पे देने के बाद अब ये हाल 36 नंबर प्लॉट का हो चुका है, क्योंकि सबसे बड़ा प्लॉट अब यहाँ पर यही बचा है। क्योंकि जो एक बड़ा प्लॉट है जहाँ बालाजी रामलीला की जाती थी, वहाँ पर तो अब
मलबे का अंबार हो गया तो वहाँ पार्किंग नहीं बनाई जा सकती, लेकिन 36 नंबर प्लॉट पर भी मलबे की शुरुआत हो चुकी है। आप देखेंगे कि दूर दूर तक केवल मलबा ही दिखाई देगा। ये घरों से मलबा लाया हुआ है, चाहे वो रात के अंधेरे में ट्रैक्टर माफिया के द्वारा मलबा फेंका जाता हो। कहीं ना कहीं डीडीए की लैंड पर अब अवैध रूप से कहा जाए तो कब्जा स्थानीय लोगों का नहीं, व्यापारियों का हो चुका है। लेकिन सरकार की ज़मीन पे कितना इफेक्ट पड़ता है और यहाँ के जो डीडीए अधिकारी हैं, क्या वह सो रहे हैं या फील्ड ऑफिसर क्या सो रहे हैं कि उनकी सरकारी ज़मीन पे किसने अतिक्रमण के रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठानी, SCCN दिल्ली। कृष्णानगर के कार्यालय में हेल्प 24 NGO द्वारा 2 दिन का कैंप लगाया गया। इस कैंप में लोगों के लिए कई तरह की सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई गई। NGO के संस्थापक लवली सहानी ने बताया कि इस कैंप में मेट्रो कार्ड बनवाने, आयुष्मान भारत कार्ड बनाने, आधार कार्ड अपडेट करवाने और हाउस टैक्स से जुड़ी सेवाएं दी गई। इस कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। लाभार्थियों ने बताया कि इस तरह के कैंप बहुत मददगार होते हैं क्योंकि एक ही जगह पर कई काम हो जाते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। NGO की ओर से बताया गया कि अगर आगे भी लोगों को ज़रूरत पड़ी तो इस तरह के कैंप फिर से लगाए जाएंगे। देखिए, जो कैंप है कृष्णानगर की जनता की सुविधाओं के लिए लगाया गया कि जो लोग दूर दूर तक नहीं जा पाते, जैसे आधार कार्ड में अपडेट करना है, जैसे MTS कार्ड है जो मेट्रो बसों में लागू होता है, आयुष्मान कार्ड है जो 70 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए है, वो दूर नहीं जा पाते, इसलिए उनको फैसिलिटी दी गई है कि यहाँ अपने घर के आसपास जो कैंप लग रहे हैं उसमें अगर अपना कार्ड बनवाएं। इसी तरीके से हाउस टैक्स की जो सुनियो स्कीम चल रही है उसके तहत लोगों को ये सुविधा दी गई है। यहाँ पे तकरीबन कितने लोग अभी तक कैंप का फायदा उठा? अभी तक टोटल जो एवरेज है 270 के करीब हो चुके हैं अभी तक, और हमें उम्मीद है कि लगभग 400 और 500 के बीच में लोग आएंगे अभी। कैंप आज के लिए लगाया गया है? कैंप 2 दिनों के लिए था, कल और आज, शुक्र और शनिवार, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अगले महीने फिर एक बार लगाएंगे। यहाँ इस वक्त 60 से 70 आधार कार्ड पे ही आ चुके हैं, और आयुष्मान कार्ड के लिए भी जो बुजुर्ग हैं कहीं और नहीं जा सकते थे वो यहाँ इजीली आ पा रहे हैं। हेल्प 24 NGO के माध्यम से समय समय पर ये सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती है, चाहे हाउस टैक्स हो, आयुष्मान कार्ड हो, MTS कार्ड है, और जो आधार कार्ड अपडेट हो रहा है इसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, फ्री सेवा दी जा रही है। वालों ने तो बड़ी कोशिश की हुई है, लेकिन क्या है कि इसमें हाउस टैक्स के लिए और मेट्रो के कार्ड के लिए और आपके आधार की कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो वो सब यहाँ पर सुविधाएं तो दे रहे हैं ये, लेकिन आयुष्मान की भी फैसिलिटी मिल रही है 70 साल से ऊपर वालों के लिए। पर यहाँ पे जो ना नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, पूरी दिल्ली में आ रही है, कल से देख रहे हैं हम, सर्वर में जो है वो थोड़ा डाउन चल रहा है, या स्लो हो जाता है या फिर बिल्कुल रुक जाता है। कितना फायदेमंद लग रहा है कैंप यहाँ पर आपको? बहुत फायदेमंद है, फ्री की सेवा हो रही है, पब्लिक का काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बाहर कोई चार्जेस वगैरह लिए जा रहे हैं साइबर कैफे? आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं। साइबर वाले तो लेंगे ही, फ्री में तो कोई नहीं करेगा। ये तो यही 24 ही है जो फ्री में करती है, और तो कोई नहीं करता। तो ये अपना मेट्रो कार्ड बनवाने आए थे। हाँ जी। तो इसमें क्या कुछ इंक्लूड है इसमें मेट्रो कार्ड में आपके? हाँ जी, अब मैं बस 20% डिस्काउंट का है। मिलेगा इसमें। तो फायदेमंद है ये? हाँ जी, फायदेमंद है। हर साल लोगों के लाभ के लिए सारा आयोजन किया जाता है। MC कार्ड बना है, मेट्रो कार्ड है, हाउस टैक्स है और आयुष्मान कार्ड बने हैं, जो लोगों को लाभ भी मिलता है और दे भी रहे हैं। आधार से लिंक कराया फ़ोन नंबर। नहीं पहले नहीं था। तो यहाँ पे कितना फ़ायदा ही हुआ है। बाहर से तो दिक्कत थी और यहाँ फिर हमारा थोड़ा कम में हुआ है, पैसे भी कम लगे हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।